हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजय क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 22 अक्टूबर और है सैटरडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के लिंक मिल जाएंगे, इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। इसमें बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि हमें इमीडिएट तुरंत एक्शन लेना चाहिए हेट स्पीच के अगेंस्ट। डोंट वेट फॉर ए कंप्लेंट टू बी फिल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए वेट मत करो कि पहले कंप्लेंट फील्ड की जाए। सेज बेंच एंड वंस दे आर इन हेजिटेशंस टू कंपाइल विद द डायरेक्शन विल अट्रैक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एयरिंग्स ऑफिसर्स। उस बेंच के एक जज ने कहा है वेयर हैव वी रीच व्हाट हैव वी रिड्यूस रिलीजन्स टू, इट इज ए ट्राजिक एंड वी स्पीक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। उन्होंने कहा है कि हम कहाँ पर पहुंच गए, हम सिर्फ रिलीजन्स के बिहाफ पर लड़ रहे हैं, रिलीजन के बिहाफ पे हम आपस में हेट स्पीच कर रहे हैं। और हमारा क्या होना चाहिए मोटिव, साइंटिफिक टेम्पर में सोचने का होना चाहिए। और एक जज ने बोला है वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड इन ए कंट्री दैट हैज टू बी रिलीजन न्यूट्रल। हमारे जो इंडिया है वो रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। ये हम कहाँ पहुंच गए, शॉकिंग स्टेटमेंट उन्होंने इस चीज को बोला है। सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे said it is a tragic what we have reduced religion to in 21st century and climate of hate prevails in the country। उन्होंने बोला है कि किसी भी शताब्दी में हम किस तरीके से रिलीजन को लेकर बात कर रहे हैं, हम अपने रिलीजन्स को रिड्यूस कर रहे हैं, हेट स्पीच को फैला रहे हैं आपस में। while directing the police and immediately and so more to register case against hate speech makers without waiting for a complaint to be filled। उन्होंने बोला है बेंच ने कि हमें इस चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कंप्लेंट फिल होगी उसके बाद भी हम इन पे एक्शन लेंगे, हमें तुरंत हेट स्पीच के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़नी है, इशू तो हमने जान लिया है हेट स्पीच के बारे में। हेट स्पीच की बात करें तो इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी में एज ए डिफाइन किया गया है। Public is speech that expresses hate or encourage violence towards a person or group based on something such as race, religion, sex, sexual orientation। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसका मतलब है कि ऐसी स्पीच जो किसी पब्लिक में एक्सप्रेस की जाए, एनकरेज करे वॉयलेंस वो बढ़ाए एज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स को अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन्स के रेस के बिहाफ पे, उसके रिलीजन के, उसके सेक्स के, उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के। हेट स्पीच इज यूजुअली थॉट टू इंक्लूड communications of animosity or disparagments of an individual or a group on account of a group characteristics such as race, color, national origin, sex, disabilities, religion और sexual orientation है। बेसिकली हेट स्पीच क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को उसके रेस, कलर, नेशनल ओरिजिन, सेक्स, डिसेबिलिटी, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर बात करे। लीगल डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री क्या करती हैं, जो लीगल डेफिनेशन है हेट स्पीच की वो वेरी करती हैं। देयर हैज़ बीन ए मच डिबेट अवर फ्रीडम ऑफ स्पीच। बहुत सारी डिबेट देखने को मिलती है कि हमारे पास फ्रीडम तो स्पीच तो है, आर्टिकल 19 में हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन वहाँ हेट स्पीच का मामला नहीं है। हेट स्पीच एंड हेट स्पीच लेजिस्लेशन। The laws of in some countries describe hate speech as a speech, gestures, conduct, writing or displays that incite violation or prejudicial actions against a group or individual on the basis of their membership in the group। बहुत सारी कंट्रीज में हेट स्पीच को डिस्क्राइब किया गया है कि आप गेस्चर देखते हुए पकड़े गए, कंडक्ट करते हुए, राइटिंग करते हुए, डिस्प्लेस करते हुए जिससे वॉयलेंस फैले तो आपको हेट स्पीच के अंदर आपके ऊपर एक्शन होगा। और दैट डिस्पैरेज और इंटीमिएट a group or individual on the basis of their membership in a group। The law may identify a group based on certain characteristics। In some countries, hate speech is not a legal term। बहुत सारी कंट्रीज में हेट स्पीच लीगल भी नहीं है। एडिशनली इन सम कंट्रीज इंक्लूड द यूएस मच ऑफ व्हाट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेट स्पीच इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। हेट स्पीच क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है यूएस के अंदर। इन अदर कंट्रीज ए विक्टिम ऑफ हेट स्पीच में सीक रिड्रेस अंडर सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और बोथ। बहुत सारी कंट्रीज में जो पर्सन हेट स्पीच करता है वो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और दोनों के अंदर आ जाता है, यानी कि उसको उसके सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में उसको पनिश किया जाएगा।
तो हमने हेट स्पीच के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल इसके राइट में दिया गया है, अभी पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से क्या कर दिया है, ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। पाकिस्तान इज आउट ऑफ एन FATF ग्रे लिस्ट ऑन द टेरर फंडिंग। FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये किस चीज़ पे काम करती है, कोई कंट्री अगर किसी को टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, टेरर फंडिंग दे रही है, तो उस चीज़ को सपोर्ट करती है, उस चीज़ पे एक्शन लेती है। 4 years after it was placed on the grey list and penalized with several financial structures by the Financial Action Task Force, Pakistan won a major reprieve on Friday as the international watchdog on terror funding and money laundering agreed to remove Pakistan name from the list of countries under increased monitoring। ये बताया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। बेसिकली इसमें दो लिस्ट होती है FATF में, एक तो होती है ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट। तो उसे ग्रे लिस्ट से भी हटा दिया, मतलब वो अब टेरर फंडिंग किसी को भी नहीं कर रहा। ये जो FATF है एक वॉच डॉग है टेरर फंडिंग को लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मॉनिटरिंग करती है। अब हमने इशू तो देख लिया, अब देख लेते हैं ये FATF कौन सी एजेंसी है। तो FATF की बात करें तो इसका काम क्या है, किस लिए बनाई गई है, इस सबको इसमें देखेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग FATF, इसको हम फ्रेंच नेम में ग्रुप डिक्शंस फिनिशरी GAFI भी बोलते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हर कंट्रीज की, ज़्यादातर कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेशन है उनकी जो गवर्नमेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है और इसमें डिबेट करती है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था 1989 में ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7। ये किसका इनिशिएटिव था, G7 का। टू डेवलप पॉलिसी जिससे हम पॉलिसीज को बढ़ा सकें और मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट कर सकें। इन 2001 में इट्स मैंडेट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म फंडिंग फाइनेंसिंग। हाँ, तो 2001 में इसको मैंडेट कर दिया गया, इसके अंदर टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया। पहले इसका काम सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करना था, कम्बैट करना था। ऑब्जेक्टिव क्या है FATF का, आर टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। FATF का बेसिकली काम वही है कि वो प्रमोट करे और इम्प्लीमेंट करे लीगल लॉ को, रेगुलेटरीज को, ऑपरेशनल्स को, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट किया जा सके। टेररिस्ट फंड फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटिंग थ्रेट्स टू इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। FATF इज पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो काम करती है जनरेट करने के लिए नेसेसरी पॉलिटिकली विल टू बी ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव्स एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इन दिस एरिया। FATF monitors programs in implementing its recommendation through peer reviews, mutual evaluations of a member countries. Since 2000 FATF has maintained the FATF blacklist। 2000 में से क्या कर रही है FATF, दो लिस्ट को मेंटेन कर लिया जिसमें ब्लैक लिस्ट का मतलब है कॉल फॉर एक्शन। जिस भी कंट्री पे ही लग जाती है ब्लैक लिस्ट तो उसको तुरंत उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। एंड FATF ग्रे लिस्ट फॉर्मली कॉल द अदर मॉनिटर्ड जुरिडिक्शन, यानी कि उसको आगे भी मॉनिटर करते रहो, उस पर एक्शन नहीं लेना। जिस कंट्री पे ग्रे लिस्ट हट जाए तो मॉनिटर के अंडर ही आ रहा था पाकिस्तान, उसको अभी इसके अंदर से भी हटा दिया गया। ब्लैक लिस्ट हैज लेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू शिफ्ट रिसोर्सेज एंड सर्विसेज अवे फ्रॉम द लिस्ट। This is in turn has motivated domestic economic and political actors in the list countries to pressure their governments to introduce regulation that are compliant with the FATF। बेसिकली जिस पे ब्लैक लिस्ट लग जाती है तो उसका ट्रेड सारी कंट्रीज से हट जाता है, क्योंकि वो टेरर फंडिंग को, इसमें ब्लैक लिस्ट को डिफाइन किया है कि वो टेरर फंडिंग करता है और वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है। तो हमने FATF के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 10th पेज पर दिया गया है। इसमें बताया गया अभी इंटरपोल की मीटिंग हुई है तो उसमें बताया है कि टेररिज्म एक वास्ट फॉर्म है जो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करती है। होम मिनिस्टर अमित शाह मेक्स रिकमेंडेशंस टू इंटरपोल ऑन सेटिंग अप ए ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग काउंटर टेरर एंड एंटी नारकोटिक्स एजेंसी विद द रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं हमारे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है इंटरपोल को कि वो एक ग्लोबल नेटवर्क बनाए जो कि कनेक्ट हो, जिससे हम टेरर को काउंटर कर सकें और एंटी नारकोटिक्स एजेंसीज को भी काउंटर कर सकें। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन फ्राइडे रिकमेंडेड टू द इंटरपोल दैट सेटिंग अप एन permanent counter-terrorism and anti-narcotics real-time information exchange platform would further strengthen the fight against the global menaces। होम मिनिस्टर जी ने ये कहा है कि एक परमानेंट बॉडी बनाओ जिससे एक
हम टेररिज्म को काउंटर कर सकें और एंटी नारकोटिक्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को भी टैकल कर सकें। अंडरलाइंग दैट द स्प्रेड ऑफ टेररिस्ट आइडियोलॉजीज वाई ऑनलाइन रेडिकलाइजेशंस शुड नॉट बीन viewed एज एन पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो हमने इशू देख लिया क्योंकि होम मिनिस्टर जी ने कहा है कि एक ऐसी एजेंसी, एक ग्लोबल नेटवर्क बनाओ जिससे काउंटर टेरर और एंटी नारकोटिक्स एजेंसीज पे हम टैकल कर सकें। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, इंटरपोल के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से न्यूज़ में है। इंटरपोल की बात करें तो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कॉमनली इंटरपोल बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटेट करती है पुलिस कोऑपरेशंस को, पुलिस का कोऑपरेशन हो और क्राइम कंट्रोल में रहे। इसका हेडक्वार्टर आपको लियोन फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंटरपोल। विद 7 रीजनल ब्यूरोज, इसके 7 रीजनल ब्यूरोज हैं, मतलब क्षेत्रीय इसके ब्यूरोज हैं वर्ल्ड वाइड, एंड ए नेशनल सेंटर ब्यूरो है इसका इन ऑल 195 मेंबर कंट्रीज। जो स्टेट जो है इसके पार्टिसिपेशन में वो कितने हैं? 195। इंटरपोल was conceived during the first International Criminal Police Congress in 1914, which brought officials from 24 countries to discuss cooperation in law enforcement. इसको फाउंड किया गया था सितंबर 7, 1923 में, और at the close of an 5-day 1923 Congress vision in Vienna as the International Criminal Police Commission and adopted many of its current duties throughout the 1930s. इसकी बहुत सारी ड्यूटीज को अडॉप्ट किया गया था 1930s में। आफ्टर कमिंग अंडर द नाजी कंट्रोल, जब नाजी कंट्रोल के बाद 1938 में जब नाजी कंट्रोल आया था। द एजेंसी हैड देयर headquarters in the same building as the Gestapo and was effectively moribund until the end of World War II. In 1956, ICPC adopted a new constitution. ICPC को एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया 1956 में, एंड द नेम, उसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया? इंटरपोल। Derived from its telegraphics addressings using since 1946. Interpol provides investigative supports, expertise and training to law enforcement worldwide. जितने भी पूरी दुनिया में लॉ को इन्फोर्स किया जाता है उसके लिए सपोर्ट करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, एक्सपर्टाइज करती है, ट्रेनिंग देती है, और ये फोकस करती है 3 मेजर्स एरियाज ऑफ ट्रांसनेशनल क्राइम पर, टेररिज्म पर, साइबर क्राइम पर और ऑर्गेनाइज क्राइम पर। इट्स ब्रॉड मैंडेट कवर्स वर्चुअली एवरी काइंड ऑफ क्राइम। इसमें सारे काइंड ऑफ क्राइम, जैसे crimes against humanities, child pornography, drug trafficking and production, पॉलिटिकल करप्शन हो रहा हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंगमेंट हो रहा हो, और वाइट कलर क्राइम को भी ये देखती है। तो अब हमने इंटरपोल के बारे में भी जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 12th पेज पर दिया गया है। इसमें एक्टिविस्ट ने कहा है कि इंडिया जो सेंटर है, जो गवर्नमेंट है, उसको जो फूड की इनसिक्योरिटी है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी जो रैंक आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 रैंक आई है 121 कंट्रीज में से, तो बड़ी वास्ट हमारी रैंक आई है। तो इसलिए एक्टिविस्ट ने कहा कि सेंटर को कभी भी फूड इनसिक्योरिटी को लेकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक्टिविस्ट ऑफ द राइट टू फूड कैंपेन, जो राइट टू फूड कैंपेन के एक्टिविस्ट हैं, हैव एक्यूज द सेंटर को, उन्होंने एक्यूज किया है हेयर ऑन फ्राइडे ऑफ डाइवर्टिंग द इशू ऑफ इन हंगर। वो क्या कर रहे हैं? सेंटर डाइवर्ट कर रहे हैं जो इशू है हंगर का, अवे फ्रॉम द रियल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड एंड द फूड एंड न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी इन द कंट्रीज। कंट्रीज के अंदर जो इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा, उस सिचुएशंस को बिल्कुल भी सेंटर उस पर ध्यान नहीं दे रहा, उसको डाइवर्ट कर रहा है। काउंटरिंग द सेंटर स्टैंड ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स दैट इज आवर लुक सेंटर स्कीम्स and the sample size of in survey was too small. The activists argued that the survey was validating national data on unemployment and stagnant wages. एक्टिविस्ट ने कहा है कि बहुत सारी स्कीम्स के बावजूद भी, जैसे पीएम पोषण स्कीम है, उसको बावजूद भी, बहुत सारी स्कीम के बावजूद भी हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो रिजल्ट बड़ी बहुत क्या है, वर्स्ट आया है। तो उन्होंने कहा है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट पे, स्टैग्नेंट वर्क वेजेस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है? जीएचआई के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल है जिससे हम मेजर कर सकते हैं हंगर ग्लोबली एज वेल एज इन रीजनली भी कंट्रीज के अंदर। प्रिपेयर्ड बाय यूरोपियन एनजीओज, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा और वेल्थिंग लाइफ के द्वारा इसको बनाया जाता है। जीएचआई इज कैलकुलेटेड एनुअली, इसको हर साल ये कैलकुलेट होता है, एंड इसकी रिजल्ट
appears in a report issued in October। ज़्यादातर जो इसकी रिपोर्ट होती है वो अक्टूबर में आती है। The 2021 Global Hunger Index indicates a critical hunger situation described as an arising from the devastating combination of a climate crisis, COVID-19 pandemic, and increasingly several and protracted conflict। 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, जो अभी इसकी रिपोर्ट रिलीज हुई थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हंगर सिचुएशन आई थी ड्यू टू दी क्लाइमेट क्राइसिस, कोविड-19 पैंडेमिक और बहुत सारे प्रोट्रैक्टेड कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग द एसडीजी जीरो हंगर बाय 2030 विच वाज ऑलरेडी फॉर टू स्लो। जो हमारा एसडीजी गोल है, जीरो हंगर लाएंगे हम 2030 तक, वो उससे हम बहुत पीछे देखने को मिल रहे हैं। हैज़ स्टेगनेटेड और एवन इन सम कंट्रीज सीन रिवर्सल्स, और बहुत सारी कंट्रीज में इसका बिल्कुल ही उल्टा देखने को मिल रहा है। तो हमने अब जीएचआई के बारे में भी जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।